अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी 6 स्लाइड से। हमारे एचएमओ और पीपीओ प्लान्स जो हैं, हम रिवीजन ही कर रहे थे, तो रिवीजन जहाँ पे हमने छोड़ी थी वहीं से नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं, ताकि हम लोग ज्यादातर कवर कर लें मिड की चीजों को। मंडे को मिड होगा, मंडे को क्लास नहीं होगी। मैं क्विज का लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, और वहां से जो है वो उसका मैंने टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स का रखा है। 30 मिनट्स में उसको अटेम्प्ट करके आप लोगों ने सबमिट कराना है, ताकि क्लास के दौरान ही मैं उसका रिजल्ट जो है वो शेयर कर लूँ। ठीक है। एचएमओ और पीपीओ प्लान्स हमने जब मेडिकेयर पढ़ा था, तो मेडिकेयर के हमने पार्ट ए बी सी और डी पढ़े थे। पार्ट सी में जब हमने पढ़ा था, तो हमने मैनेज केयर प्लान्स को पढ़ा था। मैनेज केयर प्लान्स वो सारे प्लान्स होते हैं जो बेसिकली आपके मेडिकेयर या मेडिकेड के बिहाफ में जो है वो कमर्शियल इंश्योरेंसेस जो है वो दे रही होती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, जो बेसिकली जो है कवरेजेस प्रोवाइड कर रही होती हैं पेशेंट को। अब एचएमओ प्लान्स जो होते हैं, बेसिकली एचएमओ और पीपीओ प्लान्स क्या होते हैं? हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह के प्लान होते हैं जो हमारे मैनेज केयर प्लान्स होते हैं, मतलब दो तरह के बड़े प्लान होते हैं। इसके अलावा तीन चार जो होते हैं छोटे छोटे प्लान्स भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर एचएमओ और पीपीओ को ही हम लोग डिस्कस करते हैं। एचएमओ प्लान्स वो होते हैं जो हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन, वो प्लान्स होते हैं जो नॉर्मली लो कॉस्ट प्लान होते हैं। इनके अंदर सर्विसेज और कवरेजेस भी थोड़ी सी कम होती हैं। लो कोपे को इंश्योरेंस और डिटेक्टेबल की अमाउंट होती है, प्रीमियम्स भी इस पे कम होते हैं। अब जैसे डेफिनेटली हम लोग उसमें कम जो है वो कॉस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि उसमें सर्विसेज या फायदे भी कम होंगे। इसके अलावा क्या होता है कि जनरली वॉन्ट कवर्ड आउट ऑफ नेटवर्क एक्सेप्ट इमरजेंसी। ये जो एचएमओ प्लान्स होते हैं, ये जो है इमरजेंसी के अलावा जो है आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज नहीं देते। आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज वो होती है कि जो प्रोवाइडर जो है इंश्योरेंस के साथ पार्टिसिपेटिंग नहीं होते, उनकी कवरेजेस नहीं होती, लेकिन इमरजेंसी की जरूरत में जो है एचएमओ देते हैं कवरेजेस। ठीक है। हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान दैट कॉन्ट्रैक्ट द फिजिशियंस एंड हेल्थ केयर ग्रुप टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज टू द सब्सक्राइबर ऑफ द एचएमओ। ठीक है। इसमें ज्यादातर क्या चीजें होती हैं? एचएमओ प्लान्स बेसिकली काम कैसे करते हैं? जो इनके नेट ग्रुप ऑफ प्रोवाइडर जो इनके नेटवर्क में होता है, उन प्रोवाइडर को जाके पेशेंट जो है वो चेक करा सकता है, वहां से सर्विसेज ले सकता है। वो डॉक्टर्स हैं, लैब हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो उनकी लिस्ट जो है ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट्स को, कि इन इन लोगों के पास जाएंगे तो ये कवर कर रही है। फिर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो हमारे एचएमओ प्लान होते हैं उनके अंदर पीसीपी का होना जरूरी है। प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है हमेशा। प्राइमरी केयर फिजिशियन जो है वो हमेशा क्या करता है? रेफर करता है पेशेंट को जो है वो डॉक्टर के पास। तो फिर जो है पेशेंट क्या करता है? पहले प्राइमरी केयर के पास जाता है, फिर स्पेशलिस्ट किसी के पास जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजुअली क्या चीजें, ये चीज तो क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि एचएमओ प्लान के बेनिफिट्स क्या है। एचएमओ प्लान के सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि ये लो कॉस्ट प्लान है। लो कॉस्ट से कॉस्ट कम होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा? ड्रॉबैक ये होगा कि इसमें कवरेजेस भी कम होंगी। लो कॉस्ट में लो कोपे, जैसे मैं बताया कि लो कॉस्ट हो गया, लो कॉस्ट है तो लो जो है प्रीमियम्स हैं, कोपे को इंश्योरेंसेस और डिटेक्टेबल भी कम है। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं पीपीओ प्लान्स। पीपीओ प्लान्स जो है वो एचएमओ प्लान्स के बिल्कुल अपोजिट है। पीपीओ प्लान्स क्या है? प्रेफर प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं पीपीओस। तमाम पीपीओस क्या करती हैं? पीपीओस का काम होता है कि ये थोड़े से हाई कॉस्ट प्लान्स हैं, और इनमें कवरेजेस भी ज्यादा हैं, हॉस्पिटल्स भी ज्यादा हैं, ज्यादा लैब्स की कवरेजेस हैं, और इनमें पीसीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जनरली किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाके पेशेंट चेक करा सकता है, और ये आउट ऑफ नेटवर्क की भी कवरेजेस देते हैं। ठीक है। Preferred provider organization is the type of managed care health insurance plan. PPO medical health
केयर providers are called preferred providers. ठीक है. Costs associated with PPO included the higher insurance premium, copay and the deductible. बिल्कुल उसी के अपोजिट है, जहां पे हमने कहा कि लो प्रीमियम कोपे और डिटेक्टेबल्स थे, यहाँ पे क्या है, हाई प्रीमियम कोपे और डिटेक्टेबल्स हैं. ठीक है. अब जो भी पेशेंट है पीपीओ और एचओ में से कोई भी जब चूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो ये देख रहा है कि उसको किसकी जरूरत है, उसको किस तरह का प्लान चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान ले रहा है. ठीक है, जो उसे चाहिए. काम किससे कर रही है ये मैनेजर प्लान कंसिस्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड द फैसिलिटीज. इस ये उसी तरह से काम कर रही है कि प्रोफेशनल्स हैं, हॉस्पिटल लैब्स इनके अंदर कवर होती है, जहाँ पे जाके पेशेंट सर्विसेज रेंडर करवा सकते हैं. अब अगर हम डिफरेंस देखें, मेन डिफरेंस हम पीपीओस और एचएमओस का देखें, तो यहाँ पे आप एचएमओस और पीपीओस का डिफरेंस देख सकते हैं कि पीपीओ का बिगर नेटवर्क है. जैसे हमने कहा कि उसके पास सर्विसेज ज्यादा हैं, ज्यादा कवरेजेस हैं, ज्यादा हॉस्पिटल्स आते हैं इसकी पीपीओ के अंदर, क्योंकि ये आउट ऑफ नेटवर्क को भी कवर कर रहा है. स्मॉलर नेटवर्क है इसका एचएमओ से कुछ ही लिस्ट दी जाती है, उन्हीं लोगों से कवरेजेस ले सकते हैं एचएमओ प्लान जिनके पास होते हैं. यूज ओनली हॉस्पिटल डॉक्टर और स्पेशलिस्ट है, जबकि एचएमओ प्लान लिमिटेड है नंबर ऑफ द हॉस्पिटल, जो बताया लिस्ट में वही. यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा लोगों को कर सकते हैं, किसी को भी रैंडमली पीपीओ प्लान वाला किसी भी स्पेशलिस्ट के पास अपनी मर्जी के हॉस्पिटल में जा सकते हैं. बोथ इन नेटवर्क एंड आउट नेटवर्क कवरेजेस हैं पीपीओ प्लान के साथ, लेकिन इन नेटवर्क कवरेजेस हैं एचएमओ के पास. एचएमओ में सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जो है वो आउट ऑफ नेटवर्क कवरेजेस देते हैं. ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन? फिर हम अपनी अगली स्लाइड को देखते हैं. एनरोलमेंट को आउट ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क की बात कर रहे थे, उन्हीं चीजों को मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं हम. आउट ऑफ नेटवर्क और नेटवर्क होता क्या है बेसिकली. हम यहाँ पे पूरी इनरोलमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं. ये देख लेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है एनरोलमेंट में हेल्प करती है, किसको कौन सी इंश्योरेंसेस को कहाँ से एनरोलमेंट लेनी पड़ती है, ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग प्रोवाइडर की एनरोलमेंट और पार्टिसिपेशन में देख रहे हैं. एनरोलमेंट बेसिकली वो प्रोसेस होता है जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर किसी इंश्योरेंस के पास जाता है और अपनी रिक्वेस्ट करता है बेसिकली कि उसको एनरोल किया जाए. जैसे कि हम कहीं पे किसी स्कूल में यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एनरोलमेंट के लिए हमारा एक प्रोसेस होता है, एक फॉर्म भरते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं. उसी तरह से एनरोलमेंट हर प्रोवाइडर की, आइदर वो पार्टिसिपेटिंग है या नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इंश्योरेंस के साथ उसकी एनरोलमेंट होगी तो इंश्योरेंस उसको आइडेंटिफाई करेगी और इसका क्लेम प्रोसेस करेगी. अगर कोई भी प्रोवाइडर जो है एनरोल नहीं है तो इंश्योरेंस उसके क्लेम को प्रोसेस नहीं करेगी, क्योंकि वो उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर रही. जैसे कि एक बंदा यूनिवर्सिटी में एडमिट ही ना हो, उसकी एनरोलमेंट ही ना हो, तो यूनिवर्सिटी में अगर उसके बारे में कोई चीज क्लेम की जाए तो यूनिवर्सिटी को क्या पता, उसके पास तो वचन है ही नहीं. उसी तरह से प्रोवाइडर वाला जो है वो केस भी है. यहाँ पे हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, सारी चीजें इस स्लाइड के अंदर जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर के मुताबिक, डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान का रिलेशनशिप है. यहाँ पे हमारा पेशेंट कहीं पे भी नहीं आ रहा. ठीक है. एनरोलमेंट में वो क्या किया, प्रोवाइडर ने एनरोलमेंट प्रोसेस में रिक्वेस्ट की एनरोलमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट किया, कंप्लीट की, अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन थी एनरोलमेंट की सबमिट कराई कॉपीज. ये सारी चीज जो स्टेप्स थे ये एनरोलमेंट में थे. अब क्या किया कि इंश्योरेंस कंपनी के पास जब एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो डेफिनेटली वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को जो है कंसीडर करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करते हैं. डेफिनेटली कोई भी जो है बगैर वेरिफिकेशन के चीजों को एक्सेप्ट तो नहीं करता, उनने अपने एंड पे तो हर चीज को वेरीफाई करना होता है. अब क्या हुआ कि जो सिस्टमैटिक अप्रोच थी टू कलेक्ट एंड वेरीफाई द प्रोवाइडेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, दिस क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड क्या चीजें हैं, रेलिवेंट ट्रेनिंग है, लाइसेंस है, सर्टिफिकेट्स हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड से. ये सारी चीजों को जो वेरीफाई उसको कलेक्ट करना, उसको वेरीफाई करना जो है, ये प्रोसेस जो है वो क्रेडेंशियलिंग का है. इनरोलमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रेडेंशियलिंग का. फिर उसके बाद जब वो उसको क्या करता है, उसको अब वो बता रहे कि क्रीडेंशियलिंग का प्रोसेस के लिए क्या क्या यूज होता है. जब हम डॉक्यूमेंटेशन जमा हो रही होती है तो मेडिकेयर के लिए क्या है, चेन ऑफ ऑनरशिप सिस्टम है. ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां से मेडिकेयर की एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट जाती है और यहीं से अप्रूवल आता है इसका. मेडिकेयर के लिए इन्वॉल्व होता है क्या, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है इसमें एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट, और इसका फॉर्म डाउनलोड करके बेसिकली इसको सबमिट कराना पड़ता है. फिर क्रीडेंशियलिंग के लिए जो जितनी भी कमर्शियल हमारे पास इंश्योरेंसेस हैं तो उनके लिए क्या होता है कि कमर्शियल इंश्योरेंसेस जो है मेडिकेयर से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल इंश्योरेंसेस को डील कर रही है.
तो वो काउंसिल ऑफ अफोर्डेबल क्वालिटी एक्ट है जो डील कर रही है कमर्शियल इंश्योरेंस की इनरोलमेंट्स को। ठीक है, अब इनरोलमेंट का इसको क्रीडेंशियलिंग को, बेसिकली क्रीडेंशियलिंग का प्रोसेस क्या हुआ, वेरीफाई हुए, एक्सेप्ट और वेरीफाई हो गए और एक्सेप्ट हो गए। ठीक है, सही थे एक्सेप्ट हो गए, अगर सही नहीं थे डॉक्यूमेंट्स में कोई मसला था तो इंश्योरेंस ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया वो। उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने उसकी क्रीडेंशियलिंग नहीं की। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहां तक जो क्रीडेंशियलिंग तक स्टेप था ये हर प्रोवाइडर को करना है। ठीक है, हर प्रोवाइडर आइदर वो पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग नेटवर्क है, आउट ऑफ नेटवर्क है, उसकी क्रीडेंशियलिंग होगी इंश्योरेंस के पास तो इंश्योरेंस उसके क्लेम को प्रोसेस करेगी। नेक्स्ट स्टेप जब आया क्रीडेंशियलिंग होने के बाद, वो पार्टिसिपेशन का है। पार्टिसिपेशन में ये है कि जब वो प्रोवाइडर है उसकी क्रीडेंशियलिंग हो गई, क्रीडेंशियलिंग होने के बाद उसको इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चॉइस दे रही है, उसको कह रही है कि जो मेडिकेयर के अलाउड रेट है या इंश्योरेंस की असाइनमेंट चार्ज की असाइनमेंट है, वो वहां पे लिस्ट ऑफ द चार्जेस होती है और उन पे लिखा होता है कि अलाउड अमाउंट कितनी होगी, मैक्सिमम कितना इसके लिए पे किया जाएगा। ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है, ये एक स्पेसिफिक परसेंटेज के साथ वो अलाउड रेट्स लिखे हुए होते हैं। अब ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ऑफर करती है प्रोवाइडर को कि ये तो जो हमारे वो असाइड चार्ज है उसको एक्सेप्ट कर लो, या अलाउड रेट है उसको एक्सेप्ट कर लो, या तो क्या करो ना एक्सेप्ट करो। अब जब एक्सेप्ट करो, डेफिनेटली अगर वो एक्सेप्ट करती है तो उसको अपने फायदे होंगे, अगर नहीं एक्सेप्ट करता कोई भी प्रोवाइडर तो उसके अपने फायदे होंगे। डेफिनेटली वो क्या है, प्रोवाइडर के पास चॉइस है। अब अगर प्रोवाइडर जो है वो पार्टिसिपेशन करता है, यानी पार्टिसिपेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द enrolled provider may choose and decided becoming either participating or non participating provider। पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर अगर है तो पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर को क्या फायदे होंगे, enrolled provider who agree accept the insurance assignment of the charges for the covered services furnished to the insurance patient। बेनिफिट क्या है इसको, बेनिफिट ऑफ बीइंग लिस्टेड इन द इंश्योरेंस पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन डायरेक्टरी। अब जब फिजिशियन पार्टिसिपेटिंग फिजिशियन डायरेक्टरी के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है तो सबसे ज्यादा उसे ये फायदा होता है कि जब पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर की उसके पास जो डायरेक्टरी है उसमें इंक्लूड है तो वो हमेशा अपने जो उस लोकेलिटी के जितने पेशेंट आएंगे उनका पीसीबी बना देगी इसको, जो उसके साथ पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जब उसको पीसीबी बना दिए इंश्योरेंस तो उस डॉक्टर को यही फायदा है कि वहां से तो थोड़ा अलाउड रेट उसने एक्सेप्ट किए तो थोड़े शायद कम मिल रहे हैं उसे पैसे, लेकिन जब वो पीसीबी बन गया है तो डेफिनेटली उसकी लोकेलिटी के जितने भी पेशेंट हैं उन्हें जरूरी उसके पास आना है सबसे पहले, उसके बाद किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे उसको बेनिफिट हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली क्रॉस ओवर द मेडिकैप क्लेम्स, मेडिकेयर ओनली। मेडिकैप क्लेम्स वो होते हैं जिन लोगों की, जिन पेशेंट्स की प्राइमरी इंश्योरेंस मेडिकेयर है और उनकी सेकेंडरी इंश्योरेंस जो भी होगी, तो मेडिकेयर क्या करती है, मेडिकेयर क्रॉस ओवर करती है क्लेम को। क्रॉस ओवर करने का मतलब ये होता है कि मेडिकेयर ने क्लेम को प्रोसेस किया, पे किया, जो को इंश्योरेंस को पे या डिटेक्टेबल रखी, तो उसके लिए क्या किया, उसने सेकेंडरी इंश्योरेंस को खुद ही क्लेम भेज दिया। अब मेडिकेयर के केस में क्रॉस ओवर हो जाते हैं क्लेम, तो हम लोग उनको या किसी भी बिलिंग कंपनी को या डायरेक्ट डॉक्टर को डायरेक्टली क्या है, सेकेंडरी इंश्योरेंस को क्लेम नहीं भेजने पड़ते, वो खुद ही चले जाते हैं क्लेम। तो ये क्या चीज होती है, पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर के केस में ये मेडिकेयर आपको ये फायदा देती है। फिर फीस कैजुअल अमाउंट 50% हायर देन दैट ऑफ द नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर। अब इसका जो फीस कैजुअल है ये 5% हायर कर सकता है जो चार्जेस हैं इसके नॉन पार्टिसिपेटिंग की निस्बत, और डायरेक्ट पेमेंट टू द प्रोवाइडर। और इसमें सबसे ज्यादा इसे ये फायदा है कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी तो डायरेक्टली डॉक्टर को पे करेगी। ठीक है, ये बात इसलिए बता रही हूँ कि डॉक्टर को पे करेगी कि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर होता है उसको इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली नहीं पे करती। अब हम देखते हैं ये वो फायदे हो गए, जो बंदा पार्टिसिपेटिंग था, जिस प्रोवाइडर ने पार्टिसिपेट किया, वो उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो बीइंग पार्टिसिपेटिंग तो उसको क्या हो गया, उसको ये फायदे हुए थे। अब डेफिनेटली जो नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसे भी कोई ना कोई फायदा नजर ही आ रहा होगा, तो वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो उसको क्या फायदे होते हैं अगर प्रोवाइडर नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, तो उसको क्या फायदे होंगे। An enrolled provider who chooses not to become the participating provider is reserved to the right of accepting the and rejecting the insurance assignment of the charges for all the covered services furnished by the insurance patient। अब क्या है,
Providers set their own fee, but limited charges applied to the maximum amount that non-participating provider can charge to cover service. नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर कोई लिमिटेड जो है उसकी सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। एबिलिटी टू कलेक्ट अप द लिमिटेड चार्जेस विच इज 9.25 अबव द पार्टिसिपेटिंग अलाउड फी। अब पार्टिसिपेटिंग ने अलाउड जो रेट एक्सेप्ट किए थे उसमें वो बता रहा था कि किसी एक स्पेसिफिक चार्जेस की इतने मैक्सिमम ही उसे पे किए जाएंगे। लेकिन ये जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये क्या कर सकता है, उतने इसने क्योंकि वो अलाउड रेट को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो ये ज्यादा पैसे ले सकता है, ज्यादा पैसे उसकी कलेक्ट कर सकता है। मतलब ये रीइंबर्समेंट है जो ये कलेक्ट कर रहा है पेशेंट से। और ये क्या करते हैं, ज्यादातर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोवाइडर एट द टाइम ऑफ विजिट पेशेंट से पैसे ले लेते हैं और फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है क्लेम प्रोसेस करके पेशेंट को पे करती है। Provider may collect the payment from the patient at the time of the services. Later payment is issued by the insurance to the patient. ये बात जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, अब हम डेमोग्राफिक सुपर बिल पे आ जाते हैं। अब तो हमारे पास वैसे भी थोड़े से ही रह गए, 3 ही रह गए, ये तो वैसे भी आसान से थे। अच्छा, पेशेंट का डेमोग्राफिक वो था जहाँ पे पेशेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी क्लेम को प्रोसेस करते हैं। पेशेंट का के जो डेमोग्राफिक होता है, उस डेमोग्राफिक के अंदर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल सिक्योरिटी, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, हेल्थ इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन, ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जिस इन्फॉर्मेशन से कोई भी इंडिविजुअल जो है आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। ये हमने स्क्रीनशॉट बताया था सॉफ्टवेयर का कि हम डेमोग्राफिक एंटर करते हुए सॉफ्टवेयर में कौन किस तरह का टैब आता है और कहाँ पे हम डेमोग्राफिक की इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं। ये पेशेंट की अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ये इंश्योरेंस कार्ड है, ये इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन एंटर करने की जगह है। इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन एंटर करते हुए हमारे पास यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे प्रायोरिटी आ रहा है तो प्राइवेट इंश्योरेंस आ रहा है और वहां पे टैब है, एक छोटा सा एरो आ रहा है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इंश्योरेंस की चॉइस होगी। हम बताएंगे कि हम जो इंश्योरेंस ऐड करने जा रहे हैं वो कौन सी इंश्योरेंस है। फिर पेयर आईडी हो गया, यहाँ पे अगर नीचे देखें इफेक्टिव और टर्मिनेटेड डेट भी लिखी हुई है, कब से लेके कब तक ये एक्टिव होगी। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली इंफॉर्मेशन हमें गारंटर की चाहिए होती है या आपके जो सब्सक्राइबर होती है उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर कोई बंदा, किसी बंदे ने इंश्योरेंस ली हुई है और उसकी इंश्योरेंस के साथ ग्रुप इंश्योरेंस है, उसके साथ और उसके फैमिली मेंबर्स कवर हो रहे हैं, जैसे वो उसके बच्चे हो गए, उसकी बीवी हो गई या उसका शोहर हो गया, स्पाउस जो भी है कवर हो रहा है, तो अब वो क्या होगा कि सब्सक्राइबर की इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी पेशेंट के साथ, जिसका बेसिकली इंश्योरेंस कार्ड जिसके नाम पे था। और अगर कोई माइनर है, बच्चा 18 ईयर से लेस है, तो उसकी गारंटर की इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, क्योंकि माइनर्स के लिए हमेशा गारंटर जरूरी होते हैं। फायदा क्या है, एक तो डेमोग्राफिक एंटर होगा तो बिलिंग प्रोसेस में वो हेल्प आउट करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन। एक तो बिलिंग का प्रोसेस मीन कि हमने अगर करेक्ट डेमोग्राफिक एंटर किया हुआ है तो डेफिनेटली क्लेम जब उसका हम बनाएंगे तो इंश्योरेंस को करेक्टली जाएगा। अगर डेमोग्राफिक लेवल पे कोई भी एरर है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी, बल्कि पहले तो क्लियरिंग हाउस ही आइडेंटिफाई नहीं करेगा। इवन हमने नाम के स्पेलिंग भी गलत लिखे हुए, लास्ट वर्ड किया हुआ है नाम भी, तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी इंश्योरेंस और वो क्लेम जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहां पे हमें एक्यूरेसी रखना जरूरी है। और फर्स्ट लेवल के रिजेक्शन की सबसे ज्यादा 80% रीजन जो होती है वो डेमोग्राफिक लेवल के एरर्स होते हैं, ठीक है। तो जितना डेमोग्राफिक आपके एक्यूरेट होगा उतनी आपकी क्या है, बेसिकली बिलिंग का प्रोसेस एक्यूरेट होगा। फिर दूसरी बात की, अगर हमें पेशेंट से कम्युनिकेट करना हो, पेशेंट से कम्युनिकेट कब करना पड़ता है, जब पेशेंट की कोई इंश्योरेंस का मामला होता है कि इंश्योरेंस हमें एक्टिव चाहिए या हमारे पास दो उसकी इंश्योरेंस है, कोऑर्डिनेशन बेनिफिट हो रहा है, हमें प्राइमरी इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसने अपडेट नहीं करवाई हुई, या हमें उसको कोपे कोई इंश्योरेंस उसके डिटेक्टेबल पेशेंट की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं और हमने उसको बैलेंस रिमाइंडर कॉल्स भेजनी है या उसे कॉल करनी है, उसे कम्युनिकेट करना है पेशेंट से, तो हमारे पास अगर डेमोग्राफिक की एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम पेशेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर फोन नंबर गलत लिखा था, उसका होम एड्रेस हमें नहीं पता, नाम उसका सही से नहीं पता, तो हम अगर उसे फोन नंबर पे कॉल भी करते हैं तो उसे लगेगा कोई फेक कॉल कर रहा है, कोई कोई इतना बंदा जो जिसको मेरे बारे में सही से पता भी नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा मेक श्योर करना है कि हमारी डेमोग्राफिक की इन्फॉर्मेशन जो हम एंटर कर रहे हैं वो एक्यूरेट हो।
इंश्योरेंस का जो इससे मैंने बताया कि इंश्योरेंस में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी इंफॉर्मेशन होती है, सब्सक्राइबर और गारंटेड की इंफॉर्मेशन होती है। अब हमने देखा था जहां पे हमने लिखी थी कि टर्मिनेशन डेट हमने लिखी हुई थी कि इफेक्टिव डेट और टर्मिनेशन डेट, हमने क्या करना है वो चीज हम कहाँ से जानेंगे, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन से। इंश्योरेंस एक्टिव है, प्राइमरी है, इफेक्टिव डेट, टर्मिनेट डेट कब है, वेरीफाई कैसे करेंगे, ईएचआर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके थ्रू हम एलिजिबिलिटी मालूम कर सकते हैं। इंश्योरेंसेस के अपने पोर्टल्स के थ्रू कर सकते हैं, और इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स या आईवेस जो होते हैं इंश्योरेंस के, उनको कॉल करके ऑटो सिस्टम जनरेटेड मैसेज आता है जो कंप्यूटराइज मैसेज होता है, वहां पे हम लोग उसकी एलिजिबिलिटीज की डिटेल ले सकते हैं कि कौन सा पेशेंट के किन चीजों के लिए एक्टिव है। तो हमेशा हमने एलिजिबिलिटी मालूम करनी है और ये देखना है कि इफेक्टिव भी इंश्योरेंस है और प्राइमरी भी इंश्योरेंस है, तो उसको बिल करना है। फिर हम आते हैं सुपर बिल के साथ। ठीक है, डेमोग्राफिक एंटर करने के बाद आगे हमने सुपर बिल ही एंटर करना होता है। सुपर बिल इज एन आइटमाइज्ड फॉर्म टू यूज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू रिफ्लेक्टिंग द रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, इसको इनकाउंटर फॉर्म भी कहते हैं, चार्ज फॉर्म भी कहते हैं, चार्ज स्लिप भी कहते हैं, सुपर बिल भी कहते हैं, डिफरेंट नामों से इसे पुकारा जाता है। ये होता है बेसिकली सुपर बिल ही है। सुपर बिल में क्या होता है, रेंडरिंग प्रोवाइडर, ऑर्डरिंग प्रोवाइडर, लोकेशन, फैसिलिटी हो गई, पेशेंट का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसका अकाउंट नंबर अगर है तो जरूरी नहीं होता कि वो, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन हो गई। फिर उसके बाद उसकी जो है विजिट की इंफॉर्मेशन होती है, डेट ऑफ सर्विस होगी, आईसीडी सीपीटी हो गई, यूनिट हो गई। यूनिट का मतलब है कि कोई जो सीपीटी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दफा हुआ है। जैसे एक इंजेक्शन लगा तो एक दफा लगा है तो एक यूनिट होगी, दो दफा लगा है तो 2 यूनिट्स होंगी। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोसीजर कोड कितनी दफा आपके साथ जो प्रोसीजर हुआ है वो कितनी दफा हुआ है। मॉडिफायर्स अगर लगते हैं तो चार्ज फी भी ऑप्शनल है कि चार्ज फी हर सीपीटी के अगेंस्ट अगर चार्ज फी वो अलग से बता रहा है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर रही है, तो वो बताएगा साथ में कोपे कलेक्ट हुई वो चीज। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये चीज बहुत हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन या नोट लिखा हुआ है बिल के ऊपर तो आपने उसको जरूर कंसीडर करना है, उसको इग्नोर नहीं करना। ये हमारा सुपर बिल था। इसके अंदर हमारा ये सेक्शन जो था हमारे सीपीटीज का सेक्शन था। सीपीटी यहाँ पे डिफरेंट लिखे हुए हैं, जो भी न्यू के लिए, एस्टेब्लिश पेशेंट के लिए, प्रिवेंटिव केयर के लिए, इसी तरह से जो भी स्पेशलाइजेशन होगी, जिस स्पेशलिटी का डॉक्टर होगा उसने अपने से रेलिवेंट जो है वो प्रोसीजर कोड्स लिखे हुए होंगे। ये हमारा आईसीडीज का सेक्शन है। आईसीडीज में से भी जो भी बीमारी, जो भी शिकायत होंगी पेशेंट को, उनको टिक मार्क के सर्कल कर देगा डॉक्टर। ये एक और बिल है। ठीक है, इस बिल के अंदर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी फैसिलिटी के इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, डॉक्टर का की लोकेशन लिखी हुई है, ये हमारे पेशेंट की इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये हमारा डॉक्टर अटेंडिंग लिखा हुआ है ताहिर सिद्दीक एमडी जो है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये सारे ऊपर से नीचे तक ये लगे हुए हैं आईसीडी कोड्स। ठीक है, आईसीडीएक्स, यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और उसके आगे छोटे 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 जो है वो आईसीडी कोड लिखे हुए हैं। 1 2 3 13 तक इसने आईसीडी कोड लगे। इसकी जो शिकायतें, बीमारियां, 13 बीमारियां इसकी लिखी हुई। ठीक है, और ये आगे इसकी देखिए डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन के आगे कोड भी लिखा हुआ है। ठीक है, वो इसी तरह से उन्होंने किया कि पॉइंटर सेटिंग बताई हुई है कि पहले ये लगाना उसके बाद ये लगाना। और सीपीटी कोड बिल्कुल नीचे 99309 जो है वो इसका सीपीटी कोड लिखा हुआ है इसके सुपर बिल पे। ये हमारे सुपर बिल एंटर करने का तरीका है कि यहाँ पे हमारी स्टार्ट में प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन, फैसिलिटी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर जब हम चार्जेस वाले टैब पे आते हैं तो चार्जेस में आईसीटी, सीपीटी, स्टेट ऑफ सर्विस वगैरह लगा के तो हमारा बिल कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। फिर हम इसे सबमिट करा देते हैं, सबमिट होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली और पेपर सबमिशन होती है। इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट होता है तो इसको, इसकी जो सबमिशन होती है वो डायरेक्ट सबमिशन और इनडायरेक्ट सबमिशन होती है। इसका ईडीएस सेटअप बना होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज होता है, ईडीएस सेटअप होता है। इसका होता है जी 8837 फॉर्मेट होता है क्लेम का, और 835 जो होता है ये हमारी पेमेंट्स का होता है। अब हम आते हैं यूबीस ईआरए की तरफ। यूबीस और ईआरएस क्या होते हैं, जब डायरेक्ट क्लेम प्रोसेस होगा, पे होगा, तो पेमेंट्स उसकी आएगी इलेक्ट्रॉनिकली तो ईआरए के थ्रू आएगी, और अगर पेपर चेक आ रहा है, वो कैश हो रहा है, तो वो यूबीस के थ्रू आएगी। अगर हम देखते हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस डिवाइस इज द डिजिटल वेरिएंट ऑफ यूबी फ्रॉम हेल्थ केयर प्लेन अबाउट द क्लेम्स, जो इसमें कहा है पेमेंट्स की डिटेल लिखी है, चेक का नंबर, चेक की डेट, इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन, और आगे पेशेंट की सारी एक्सप्लेनेशन की किन किन पेशेंट्स की किन किन सीपीटीज के रेट ऑफ सर्विस के अगेंस्ट क्या क्या पे हुआ है। ये चीज हमारी किस में आती है, ईआरए और यूबीस में।
यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट एक लिया हुआ है जहाँ पे पेमेंट्स की डिटेल है। पहली इंश्योरेंस ने पे किया, सेकंड इंश्योरेंस का जीरो चेक है, इसका मतलब है कि वो ईआरए जो है वो पे नहीं हुआ हुआ। इसी तरह से डिफरेंट चेक्स हैं, इनको जस्ट वन क्लिक के ऊपर जो है पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन ईआरए के अंदर क्या होता है, तीन तरह के ईआरए होते हैं, ईआरए पेमेंट, रिजेक्शन और अनमैच। ईआरए पेमेंट वो है जिसके अंदर पेमेंट्स आई हैं, ईआरए रिजेक्शन वो है जिसमें पेमेंट्स नहीं है, जीरो चेक्स हैं, और ईआरए अनमैच जो है जिसमें पेमेंट्स या रिजेक्शंस या पार्शली पेड हैं, लेकिन क्या है जो इंश्योरेंस के पास इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हमारी इंफॉर्मेशन से टैली नहीं कर रही जो हमारे सॉफ्टवेयर में है। इस तरह के जो भी ईआरएस होते हैं वो ऑटोमेटिकली पोस्ट नहीं होते, उनको मैनुअल पोस्ट करना पड़ता है। ये यहाँ पे हमने ईआरए की ही सॉफ्टवेयर की यूबी एक निकाली हुई है जहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है, पेशेंट की है, नीचे डेट ऑफ सर्विस है, प्रोसीजर है। ये एक एग्जाम्पल है, कैपिटेट है ये ईओबी हमारी क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट इंक्लूड होती है, सारी जो सर्विस रेट ऑफ सर्विस और जो उसकी कॉस्ट ऑफ सर्विस होती है इनकी डिटेल्स होती है। ये हमने एक सेकेंडरी इंश्योरेंस की ईओबी रखी हुई है जो हमारे पास पेपर क्लेम्स के थे और पेपर हमारे पास ईओबी आई है, उसकी एक एग्जाम्पल है। पेड ईओबी है 27.03, इसमें पेमेंट्स आई हुई हैं। और यहाँ पे हमने एक चेक रखा हुआ है, ये चेक नॉर्मली पेपर चेक इस तरह का आता है जिसको प्रोवाइडर जो है अपने अकाउंट में जाके तो क्या करता है, कैश कराता है, और कैश होने के बाद जो है वो हमारे पास ये इस तरह की डिटेल्स आती हैं जो हमने पहले आपको भेजी ये डिटेल्स, और हम इन्हें पोस्ट करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि हमने पढ़ा था, और कुछ पढ़ा ही नहीं था। ये देख लेते हैं। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, ये बायो में बचपन में साइंस में पढ़ते होते हैं। एनाटॉमी क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप एनाटॉमी होता है, और स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स वर्क कैसे फंक्शन कैसे करते हैं वो फिजियोलॉजी होता है। एनाटॉमी में क्या होता है, हमारी शेप आती है। यहाँ पे हम टिश्यू, सेल, एंटायर बॉडी ऑर्गन्स की बात करते हैं। हमने देखा, हम बचपन में ये चीज पढ़ते थे कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता नहीं, शायद मुझे लगता है फोर्थ क्लास में मैंने पढ़ा होगा कि थ्री क्लास में पढ़ा। ठीक है। हाँ, सेल वो बनाते थे कि सेल सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके जो है वो ऐसे ऐसे बनाते ना, कि सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके जो है वो ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। ये हमने डिफरेंट इसी तरह के इस चीज को, सेल है, टिश्यूज हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं हमारे डिफरेंट, फिर ऑर्गन सिस्टम कौन से होते हैं, कौन कौन से सिस्टम क्या क्या काम करते हैं, यहाँ पे हमने इन चीजों की एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि यहाँ पे क्या क्या चीजें। ये इस तरह की कोई ना कोई मैंने क्वेश्चन छोटा मोटा डाला हुआ होता है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी। अच्छा, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स क्या थे, कौन से पार्ट जो है वो करीब हैं, कौन से दूर हैं। तो उनको जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये देखें। ये हमने पूरी डोर्सल कौन सी है, स्पाइनल कैविटी कौन सी है, ये ये सारी चीजें जो हैं इनको एक दफा देख लीजिएगा। फिर हमने डिफरेंट प्रोस्चर रखे हैं कि पोस्टीरियर, मतलब पोस्टीरियर, इंटीरियर, लेटरल साइड्स कौन सी दूर है कौन सी पास है, ये वाली चीजें। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल दिया है कि ये जो बैठा हुआ है स्पाइन प्रॉन किस तरह के है, किस तरह का उसका जो पोस्चर है वो। बॉडी को अगर डिवाइड करें डिफरेंट डिफरेंट तरह से, दरमियान से काट लें, ऊपर से काट लें, नीचे काट लें, तो उनके डिफरेंट पार्ट्स को अगर कहेंगे प्लेन्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है, ये सारी डिटेल्स भी इसके अंदर। तो ये इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि बहुत बेसिक चीजें जो खुद ही गो थ्रू करने वाली है, किसी के पढ़ाने वाली तो है नहीं। यहाँ पे हमारी टर्मिनोलॉजीज थी, क्योंकि ये बीमारियां हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, तो एटलीस्ट हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि टर्मिनोलॉजीज किस तरह की होती हैं। टर्मिनोलॉजीज बेसिकली वो होती हैं जो मेडिकल में हम लोग यूज करते हैं। सुफिक्स प्रीफिक्स का पता होगा कि सुफिक्स प्रीफिक्स वो होते हैं जो स्टार्ट में कुछ लगते हो रहे होते हैं। जैसे प्री स्कूल है तो प्री जो है वो सुफिक्स वो होगा, प्रीफिक्स होगा। सुफिक्स जो है जैसे एंड पे लगता है, जैसे होता है एनेबल, तो एबल जो लगा है। लेकिन मेडिकल में क्या है, रूट वर्ड से जो है आगे पीछे प्रीफिक्स और सुफिक्स लग के जो है वो वर्ड्स बनते हैं। जैसे हम गैस्टर कहते हैं, ठीक है, सब कुछ स्टोमक के मुतालिक है तो गैस्टर है, तो उसकी स्टडी होगी तो गैस्ट्रोल लॉजी लगेगा, लॉजी हमारे पास सुफिक्स लग गया है। लॉजिस्ट लग गया तो डॉक्टर के बारे में किया, हाँ, कहा हमने।
ठीक है, उसी तरह से हम लोग आई टेस्ट लगा रहे हैं इन्फ्लेमेशन के लिए, कोई भी इन्फेक्शन हो रही है। तो ये वाली जो चीजें होती हैं, ये बेसिकली हम लोग टर्मिनोलॉजी आपको बता रहे हैं। कोई बीमारी अगर लिखी हुई हो तो आई टेस्ट लिखा हो तो आपको पता है कि कोई इन्फेक्शन हुई हुई है इसकी, या कोई इस तरह की चीज लिखी है तो बेसिकली वो किस चीज को जाहिर कर रही है। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी। जैसे यहाँ पे अगर हम आपको बताएं, कार्ड, जैसे जैसे कि कार्ड लिखी है, कार्डी लिखी है तो पता है कि हार्ट के मुतालिक है। हैम लिखी हुई है तो हेमेट लिखी हुई है, तो जैसे हेमोग्लोबिन होती है। हेमोफोबिया होता है, खून से जिनको डर लगता है। कार्डियोलॉजिस्ट वो होता है जो हार्ट का डॉक्टर है। तो ये देखिए, ये रूट वर्ड्स हैं जिनसे मजीद वर्ड्स बने हैं, तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेसिकली हम किस चीज के मुतालिक बात कर रहे हैं। उसी तरह से हमने ये बीमारियों के मुतालिक लिखा है कि बीमारियों के आगे थोड़ा सा जो लिखे होते हैं वर्ड्स, वो क्या है, वो किस चीज को शो कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है टर्मिनोलॉजीज मेडिकल की, इनको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इनको। वैसे भी देखना जरूरी इसलिए है कि अगर मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज कहीं ना कहीं सामने आएंगी तो जरूर। तो इनको देख लें ताकि ये आराम से आप लोगों को समझ आ जाए। जब कोई भी चीज लिखी हुई हो तो उसकी उसको जो है आपको आपको कहीं ना कहीं बैकएंड पे आपको माइंड में हो ये चीज कि आपने इसको देखा था, इसका क्या मीनिंग बन रहा था। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, और क्वेश्चन अगर नहीं है तो फिर मैं आप लोगों से पूछना शुरू करती हूँ। चलो ठीक है, अगर कुछ नहीं पूछना तो इससे मैं इधर ही क्लोज करती हूँ, मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। थोड़ा टाइम लगाता है ये रिकॉर्डिंग सेव होने में और प्लेस होने में, फिर आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हुआ तो 10 स्लाइड्स में से तो हम इसको कल डिस्कस कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे 10 स्लाइड्स को ही, और पूरी 10 को ही स्लाइड्स को गो थ्रू कर लेंगे ताकि आप लोगों को क्विज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट क्विज में तो सबके मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए। मैंने 15 मार्क्स का क्विज रखा हुआ है, आई गेस 30 मिनट्स का टाइम है, 15 मिनट्स का क्विज है, और वो जो है वो जल्दी से हो जाएगा, इतना टाइम टेकिंग नहीं है, ताकि हमारी सिर्फ मंडे की एक दिन ही जाया हो और हम ट्यूसडे को जो है अपनी रेगुलर क्लास कर लें। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता हमारे मुल्क के हालात जिस तरह के चल रहे हैं, हमारा इंटरनेट कब तक काम करता है। तो क्लासेस इंटरनेट ना होने की सूरत में जो है वो फिर नहीं हो पाती, कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पाते और चीजें भी नहीं हो पाती प्रॉपर। तो इसलिए हम कह रहे हैं जब तक हालात ठीक है तब तक हम मैक्सिमम कवर कर लें। थैंक यू सो मच, मैं इसको यहीं पे एंड कर रही हूँ।